एक महीने में कैसे स्कोर कर सकते हो 650 प्लस, कि एवरेज स्टूडेंट क्यों नहीं एक्सेलेंट हो सकता। अगर तुम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर लोगे, तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी। जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैम हमको समय बता दो, हमसे 8 की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो गलतियां करो, सुधार लो उसको तुरंत, लिख लो उसको तुरंत, ताकि अगली बार ना करो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडेक्सेल, माई सेल्फ दीपाली। और आज हम लोग जानेंगे बच्चों लास्ट मिनट की प्रिपरेशन नीट की और अच्छी कैसे बना सकते हो, इस एक महीने में कैसे स्कोर कर सकते हो 650 प्लस। तो 650 प्लस अगर तुम्हें स्कोर करना है तो डेफिनेटली बात है कि आपको थोड़ा सा हटके चलना पड़ेगा, यानी जहां सब लोग अब हार्ड वर्क कर रहे हैं तुम्हें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, तो जितने बच्चों तक ये वीडियो पहुंच रही है तुम लोगों को स्मार्ट वर्क करना है, स्मार्टली काम करना है। यानी अब जो तुम्हारी पढ़ाई होने वाली है बेटा, वो इतनी ज़्यादा कंसाइज हो जाएगी कि तुम अब सिर्फ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हो कि उनसे क्वेश्चन डेफिनेटली बनेगा। ठीक है, तो अब तुम्हें वैसे पढ़ना है जिससे क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि तुमको करना क्या है, तो फर्स्ट इज रिविजन, रैपिड रिविजन। रिविजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिन बच्चों का पूरा कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो वो आराम से अपना रिविजन कर सकते हैं। जिनका नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो उनसे मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अब पूरे लेक्चर्स देखने का टाइम नहीं है। रादर देन दैट आप वन शॉट लेक्चर्स को देखो। तो जितना हो सके आप अगर रिविजन कर रहे हो तो रिविजन आप करिए वन शॉट लेक्चर्स से। तो आप जितना हो सके वन शॉट्स देखिए बेटा। बहुत सारे लेक्चर्स के वन शॉट है, हम लोगों की भी सीरीज है जो कि है नीट फास्ट ट्रैक मास्टर क्लास, आप उसको भी देख सकते हो। तो वन शॉट से आपको जितना फायदा होगा ना, और हमने उसमें PYQ भी ऐड करा है, तो PYQ और थ्योरी, मतलब इतनी कंसाइज थ्योरी है कि टू द पॉइंट आंसर आता है। तो टू द पॉइंट आंसर आएगा तुम्हारा, तुमको पता लग जाएगा कि भाई प्रीवियस ईयर कैसा क्वेश्चन बना, तो इस बार भी वैसा बनने की पूरी उम्मीद है। तो वैसे क्वेश्चन को तुमने करना है सॉल्व। ठीक है, अगला चलते हैं, वो आता है हमारे पास प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब देखो बच्चे, डरोगे तुम किस चीज से डरते हो? इन्वायरमेंट से, है ना। जब तुम टेस्ट देने जाते हो तो टेस्ट उस एग्जाम एरिया का पूरा इतना ज़्यादा जो खौफ होता है, वो शांत माहौल होता है, वो इन्वायरमेंट से तुमको डर लगता है ना। वैसा ही इन्वायरमेंट तुमको क्या करना है, घर पे प्रिपेयर करना है। यानी एक शांत कमरे में जाना, आराम से बैठना और पेपर टाइमर सेट करके एक मॉक टेस्ट को सॉल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट को जब तुम सॉल्व करोगे तो उस टाइम पे ध्यान ये रखने वाली बात है कि तुम्हें क्या करना है बेटा, टाइमर शुरू कर देना है। क्योंकि टाइमर से जो तुम्हारी प्रैक्टिस होगी, तुमको पता लगेगा कि भाई मुझे कितने टाइम पे पेपर खत्म करना है, ताकि इतना टाइम मेरे पास बचे लास्ट क्विक रिविजन के लिए, एक बार देखने के लिए कि भाई मेरी OMR शीट सही भरी है, डिटेल सारी सही है। तो ये चीज़ों के लिए इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप वो टाइमर सेट करके बैठें। ठीक है, तो जो तुम कर रहे हो, जो तुम टेस्ट दे रहे हो, टाइमर सेट करना बहुत ज़रूरी। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरर एनालिसिस। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। क्यों? क्योंकि हम जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट देते टाइम हमको ये नहीं पता लगता कि भाई हमने क्या गलती की। जब हम उसको चेक करते हैं तो हमको ये पता लग जाता है कि हम कहाँ गड़बड़ थी, है ना। जब तुमने चेक किया तो तुमको गलतियों का पता लग गया। अब उन गलतियों को तुमको क्या करना है, एक पतली सी कॉपी बनाना, एक रजिस्टर बनाना और उस पर लिख लेना। ठीक है, सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चीज़ तुमको करनी ही है। और यही फ़र्क रहता है कि एक एवरेज स्टूडेंट क्यों नहीं एक्सेलेंट हो सकता, क्योंकि वो कभी ये ट्रिक से सोचता ही नहीं है। ठीक है, तो ये ट्रिक से सोचो। इसमें करना क्या है तुमने, कि तुमको लेनी है एक कॉपी पेन और सिंपल सी पतली सी कॉपी बनेगी जो तुम्हारे एरर्स को लिखते जाओगे। जिसमें तुमने टेस्ट दिया, तुमने जब प्रैक्टिस टेस्ट दिए, मॉक टेस्ट दिए, इस टाइम पे जब तुम चेक करोगे, चेक करने के बाद तुम्हारे डेफिनेटली कोई ना कोई एरर आएगा भाई। तो वो एरर्स को तुम्हें लिखते रहना है, चाहे छोटा सा एरर हो, बड़ा एरर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज़ डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट कि यार ये तो मुझे याद रह जाएगा मेन टाइम पे। बेटा अगर नहीं रहा ना तो बैठे रह जाओगे। तो इसीलिए जितनी गड़बड़ें हो रही है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी अगर मतलब आपको ऐसा लगता है कि यार ये यहाँ मैं शायद गड़बड़ कर सकता हूँ, या अगर तुमको लगता है कोई पॉइंट की भी अगर गड़बड़ लग रही है तो उसको लिख लो। ठीक है, उसको लिख लो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है तुम्हारे बाद में। तो प्लीज़ इनको ध्यान रखो। तो तुमको क्या करना है, उस कॉपी को
पूरा पूरा तरीके से अपने एरर्स को लिखते जाना है, पिन पॉइंट करते हुए कि ये प्रैक्टिस सेशन में मेरी ये गलतियाँ थी, ये प्रैक्टिस सेशन में मेरी ये गलतियाँ थी, और इस तरीके से तुम्हारी वो जो कॉपी है, वो शॉर्ट नोट्स है, वो तैयार हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है तुम्हें, इस शॉर्ट नोट्स को कब देखना है, पेपर जब देने जाओगे उसके पहले बस। ठीक है, पेपर देने के जाने से पहले फाइनल वीक जो अभी चलेगा ना, उसमें तुम्हें उस कॉपी को पूरा अच्छे से देखना है कि भाई अब मुझे इसमें गलती नहीं दोहरानी, ये पेपर, ये टेस्ट, ये चैप्टर जब भी मैं पढ़ूं मेरी गलती ना आए, ये इंश्योर करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो कॉपी को साथ रखना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट, भाई समय बहुत कीमती है बेटा, समय बहुत ज़्यादा कीमती है। और यहीं पे एक टेक्निक बता रही हूँ, 888 आवर्स रूल। तुमने ये सुना भी होगा और ये बहुत अच्छा रूल है। इसमें क्या करना है तुम्हें, 8 घंटे पढ़ाई करो। अभी मैं प्लानर भी डिस्कस कर दूंगी तुम लोगों के साथ। अगर तुम उस प्लानर के हिसाब से चलना चाहते हो तो तुम वैसे भी चल सकते हो। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं मैम मैं इस टाइम जो है मेरे को ज़्यादा सूटेबल रहता है पढ़ाई करना, इस टाइम पे मेरे को खेलना ज़्यादा सूटेबल रहता है, तो तुम वैसे भी कर सकते हो, कोई फोर्स नहीं है। बट हम एक पूरा कोशिश करते हैं कि तुम्हारे नंबर कैसे आ सके, तुम कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, इसके लिए हमारी पूरा प्रयास है। पर तुम्हें जैसे जो टेक्निक ऑप्ट करनी है, यू कैन सेलेक्ट इट आउट। तो अभी क्या है बेटा, 888 रूल, यानी क्या करना है तुम्हें, 8 घंटे तुम्हें पूरे दिन से निकालने हैं, जिसमें तुम्हें 8 घंटे पढ़ाई करनी ही है। चाहे तुम उसके लिए 4 बजे उठो, चाहे तुम उसके लिए 12 बजे उठो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम्हें उस 8 घंटे में पढ़ाई करनी है। अब 8 तुम कैसे भी कर सकते हो, या तो तुम नॉन स्टॉप पढ़ाई करते रहो, विच आई थिंक कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि बीच में ब्रेक लेना जरूरी है। ठीक है, सेकंड तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, सेकंड इज कि 8 घंटे तुम्हें रिलैक्स भी होना पड़ेगा। ठीक है, जब 8 घंटे तुमने पूरा पढ़ लिया है तो 8 घंटे तुम्हें रिलैक्स भी होना पड़ेगा। और लास्ट आ जाता है 8 आवर्स, दैट इज ऑफ स्लीप, नींद, सोना। हमेशा हमको ऐसा लगता है कि यार मैम सोने में टाइम वेस्ट हो रहा है, बट इस चीज़ को तुम अभी नहीं जानोगे तो समझ नहीं पाओगे ये चीज़ को, कि जब तुम रेस्ट नहीं करोगे, जब तुम सोओगे नहीं ना, वो 8 घंटे, 7 से 8 घंटे वाली जो नींद होती है, अगर तुमने वो नहीं ली तो तुम्हारे जितने जो बाकी के 8 है ना, ये काम तुम कर ही नहीं पाओगे अगर तुमने इस 8 को मैनेज नहीं किया तो इट इज़ वेरी एसेंशियल, ये जो 8 घंटे की नींद नहीं है इसको तुम्हें लेना ही है। तो 7 से 8 घंटे दिमाग में ठान के रखो कि यार मुझे ये टाइम पे सोना है। ठीक है, परफेक्ट टाइम है कि 10 बजे सो जाओ, 4-5 बजे उठ जाओ, तुम्हारे लिए बहुत सही रहेगा। पर जैसे तुमको ठीक लगता है, कई बच्चे होते हैं जो नॉक्टोरल्स, जिनको मैं कहती हूँ, जो रात को पढ़ते हैं, अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हो। ये एक वेरिएबल टाइम है, मैंने तुम्हें कोई टाइम लिमिट में बांधा नहीं है। ठीक है, एक टाइम टेबल उनके लिए बताऊंगी जो चाहते हैं कि मैम एक टाइम टेबल बता ही दो, आप तो बांध दो मुझे टाइम में, मैं बंध जाऊंगा कि इतने से इतने बजे ये काम करना है, तो वो भी बता दूंगी मैं अभी। ठीक है, लास्ट आ जाता है मेरे पास एनसीईआरटी। तो बेटा एनसीईआरटी तो आप अब पूरी की पूरी ना तरीके से पढ़ के चले जाना। एनसीईआरटी से बाहर नीट में कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है ना, जितना पूछा जाएगा एनसीईआरटी से पूछा जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी के डायग्राम, क्योंकि जितना हो सके ना एनसीईआरटी को सामने लेके बैठो और एनसीईआरटी को जितना हो सके देखते जाओ। ठीक है, हम हमेशा क्या करते हैं, एनसीईआरटी को एकदम लास्ट में नंबर देते हैं, यार एनसीईआरटी है अब लास्ट में पढ़ लेंगे, नोट्स पढ़ लेते हैं पहले, टेस्ट दे देते हैं पहले ये क्विक रिविजन ले लेते हैं। ये सब काम नहीं आएगा। इससे भी पहले तुमको क्या देखना पड़ेगा, अपनी एनसीईआरटी को देखना पड़ेगा। जब भी फ्री हो एनसीईआरटी को खोल के बैठ जाओ। एनसीईआरटी में अगर तुम्हें कुछ नहीं भी समझ में आएगा ना, मैं तुम्हें बोली नहीं थी कुछ पढ़ने को, इस दिमाग से बैठो कि यार ये डायग्राम मैं बस देख रहा हूँ, बस इतनी सी चीज़ बोल रही हूँ। तुम्हें किस माइंडसेट से बैठना है कि तुम्हें बस डायग्राम देखने हैं कि अच्छा ये डायग्राम यहाँ है, ये डायग्राम यहाँ है। तुम्हें पता है इतनी हेल्पफुल चीज़ है कि जिस दिन तुम पेपर देने जाओगे ना, तुमको ये चीज़ याद आएगी कि और वो पेज पे ये डायग्राम था और ये डायग्राम की ये लेबलिंग थी, और तुम तब वो वाले क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि जब तुम डायग्राम देखोगे, जितना तुम चीज़ों को देखोगे उतना अच्छे से तुम उसको विजुअलाइज कर पाओगे। बेटा ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है कि चीज़ों को देखो और उनको विजुअलाइज करो कि हाँ ये चीज़ थी, ये चीज़ थी, ये चीज़ थी। तब जब डायग्रामेटिक क्वेश्चन करोगे तो तुम्हारे बहुत काम आने वाली है ये चीज़। ठीक है, क्लियर है? चलो ओके, अब देखो मैंने तुम्हारे स्केड्यूल को वीक्स में डिवाइड कर दिया है। ठीक, वीक में कैसे, जैसे वीक 1 और 2,
वीक 1 और 2 में तुमने क्या करना है, तुमने एनसीईआरटी पढ़नी है, एनसीईआरटी नोट्स पूरा अच्छे तरीके से इनको पढ़ लो, ठीक है। वीक 3 में तुमको क्या करना है, ये वीक 1-2 का है ना, क्योंकि लास्ट मिनट अब अपने पास सिर्फ अप्रैल बचा है, 1 महीना बचा है। वीक 3 में तुम क्या करोगे, मॉक टेस्ट, जितना हो सके मॉक टेस्ट दो, क्योंकि जितना हो सकेगा टेस्ट दोगे उतना अच्छा तुम स्कोर कर पाओगे नीट में, क्योंकि तुम्हारे अंदर से वो डर हट जाएगा जब वो जितनी बार ओएमआर शीट, और मैं तो चाहती हूँ तुम एक ओएमआर खरीद लो, तो ओएमआर से फायदा ये होता है कि जितनी बार उस ओएमआर को देखोगे ना उसका भी डर खत्म हो जाएगा, है ना। डर हटाने का इकलौता तरीका है टू फेस द फियर, तभी डर हट सकता है ना। तो जब तक तुम उसको फेस नहीं करोगे, हमेशा हम ऐसे सोचते हैं कि यार कोई बात नहीं, बाद में एग्जाम आएगा तभी देख लेंगे, क्योंकि उससे घबराते हैं, तो हम हमेशा उसको एक्सटेंड करते जाते हैं कि बाद में देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। पर जिस टाइम तुम देखोगे ना एक्चुअल में, फिर तुम और ज़्यादा डरोगे। तो इससे बेहतर ये है कि उसको साथ में लेके चलो। ओएमआर पे जब तुमको पता ही है कि भाई ओएमआर भरना है हमको वहाँ जाके, तो पहले से ही ये प्रैक्टिस रखो कि तुम ओएमआर को भरना शुरू कर दो, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है बेटा, ओएमआर शीट खरीद लेना, आराम से मिल जाएगी तुम लोगों को, और उसको, या अगर ना भी मिले, अगर ओएमआर नहीं मिलती तो ओएमआर प्रिंट करवा लेना, ओएमआर को तुम प्रिंट भी करवा सकते हो, ये भी बहुत अच्छा तरीका है ना। हालांकि ब्लैक एंड व्हाइट आएगा, पतला सा पेपर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको सिर्फ इतना सा देखना है कि क्या मैं सही मार्किंग कर रहा हूँ कि नहीं, है ना। नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगा कि 1 नंबर ऊपर चला गया या नीचे चला गया, वो नहीं करना मुझे बस, ठीक है। ओएमआर फिल करने के लिए तुम प्रिंट भी करवा सकते हो, क्लियर है ये चीज। चलो अब आता है लास्ट वीक, फाइनल वीक में तुमको कैसे तैयारी करनी है। फाइनल वीक में वो जो शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए थे, वो जो शॉर्ट नोट्स, जो शॉर्ट कॉपी, ये बोल रही थी ना मैं एरर वाली कॉपी, तो ये जो एरर वाले शॉर्ट नोट्स तुमने बनाए थे, इसको तुम्हें पढ़ना है, सिंपल। तो फाइनल वीक में तुमको किस पे ध्यान देना है बेटा, वही एरर वाली स्मॉल, वो पतली सी एक नोटबुक जिसमें तुमने इतनी गलतियां करी थी। और तुम अब देखोगे, जब तुम तुम इस तरीके से पढ़ना शुरू करोगे ना, तुम लास्ट में देखोगे कि यार ये गलतियां करी थी मैंने पहले। तो गलती होती है, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी छोटी गलती होती है, तो कोई बात नहीं। अगर तुमने उस टाइम पे ही गलती करी थी, नीट में मत करना। और उसी के लिए मैं बता रही हूँ कि वो कॉपी रखो, है ना, वो शॉर्ट नोट को फाइनल वीक में तुमको प्रिपेयर करना है, क्लियर है ये चीज। चलो अब बात करते हैं अपना टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज पीसीबी को हमने डिवाइड किया है। पीसीबी में सबसे आसान जो बच्चों को लगता है, नीट के प्यारे बच्चों, वो तुमको लगेगा बायोलॉजी। पर मैं हमेशा बोलती हूँ बायोलॉजी उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है जितना तुम कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हो। शब्दों में उलझाने वाला सब्जेक्ट है ना। तो बायोलॉजी में तुमको बहुत शब्दों में उलझाया जाएगा, तुमको समझ में नहीं आएगा, और उस टाइम पे तुम गड़बड़ करके आओगे, तुम गलती करके आओगे। और बायोलॉजी की एक खास बात यह है कि एनसीईआरटी की लाइन से बाहर एक शब्द नहीं आता, ये समझ लेना। तो तुमको करना क्या है, बायो पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका कि बायो की एनसीईआरटी पढ़ जाओ। मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की नहीं बोल रही, एनसीईआरटी सबकी ज़रूरी है ऑफ कोर्स, बट बायो में स्पेसिफिकली एम्फोसाइज करके ये चीज़ बोल रही हूँ कि बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना डायग्राम देखे मत जाना, ठीक है। तो बायो में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं होता, बायो हम सबको बहुत अच्छी आती है, और इसीलिए हम नीट की फील्ड में आए हैं। तो बायो हमारी स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट को रखो अपना, कि अगर तुम्हारे पास बायो स्ट्रॉन्ग है तो उसको रखो। पर बात ये है बेटा कि बायो में कई बार बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं कि ये तो हमको आता है, ये तो लास्ट मिनट में देखने वाली चीज़ है, लास्ट मिनट ही चल रहा है, अब ये चीज़ सोच लो। तो अपनी एक डेडलाइन बना लो कि मेरा कल परसों ही पेपर है, उस हिसाब से पढ़ना शुरू कर दो, डेली डेली डेली, तब हो पाएगा 4 तारीख तक तुम्हारा कंप्लीट सारी चीज़ें, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, सबसे पहले देखो मैंने सबसे पहली चीज़ यही लिखी है कि भाई पढ़ो, जितना हो सके एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, जितना हो सके उतना। हाइलाइटर ले लो, मार्क कर लो, कोई बात नहीं। अगर खराब हो रही है किताब, भाई पढ़ने वालों की ही किताब खराब होती है, ना पढ़ने वाले की तो नई किताब है, बेच देगा वो तो जाके। तो पढ़ने वाले अगर तुम हो तो उस पर लाइन बना बना के, उस पर गोला लगा लगा के दिखना चाहिए यार सामने वाले को कि तुमने पढ़ाई की है। तो पढ़ो इस तरीके से। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, अगर हम बात करें तो देख लो बेटा, जेनेटिक्स का सबसे हायर वेटेज है, जिसमें अपने पास दोनों चीज़ें आ जाएगी, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस और अपना मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। बहुत अच्छे टॉपिक है।
आसान टॉपिक ही है, कई बार बच्चों को हार्ड लग जाता है। आराम से पढ़ोगे, तरीके से समझ के पढ़ोगे, आराम से क्वेश्चन बनेंगे। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो अपना जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसमें क्वेश्चन बनाने की प्रैक्टिस करो। उसमें जो क्रॉसेस हैं बच्चे वहाँ अटकते हैं। क्रॉस आएगा, एक ना एक क्रॉस आएगा, या तो कोई डिसऑर्डर का क्रॉस दे देगा या फिर आपको डाइहाइब्रिड क्रॉस दे देगा, तो किसी ना किसी चीज़ का क्रॉस आएगा और वो तुमको आना चाहिए। ठीक, तो क्रॉसेस की जितनी हो सके उतने क्वेश्चंस करो, स्पेसिफिकली क्रॉस के। क्रॉस बना बना के देखो। ठीक है, अगला आता है ह्यूमन फिजियो एंड प्लांट फिजियो। ये पूरा कॉन्टेक्स्ट थ्योरी है। इसमें एनसीईआरटी को पढ़ लोगे, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, टू द पॉइंट आंसर देना है। सिंपल है बेटा। ह्यूमन फिजियो है, प्लांट फिजियो है, दोनों के अंदर तुमको टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछेगा, तुमको उसका करेक्ट आंसर देते जाना है, और कुछ भी चीज़ इसमें हार्ड नहीं है। कंप्लीट थ्योरी है ये चैप्टर, और ये अच्छा खासा नंबर लेके जाएगा, बढ़िया नंबर आएंगे तुम्हारे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है बायोटेक्नोलॉजी। अगेन एक ऐसी चीज़ जिसमें से बच्चे घबराते हैं, हालांकि उतना ज़्यादा वेटेज नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन है ना, इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत ज़्यादा, और इस पे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, इस पे भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, चलो अगला आ जाते हैं इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन और इकोलॉजी। दोनों में ही इकोलॉजी में अब चैप्टर कम रिड्यूस हो चुके हैं, तो जितने चैप्टर है सबसे क्वेश्चन आएंगे, थियोरेटिकल क्वेश्चन आएंगे कंप्लीट। इवोल्यूशन और रिप्रोडक्शन जो है ना, इवोल्यूशन कई बार हार्ड हो जाता है क्योंकि एक ही चैप्टर है, और वो इवोल्यूशन का भी अगर मैं खास बात बताऊं तो इवोल्यूशन में ना बोरिंग लगता है, इसीलिए हार्ड लगता है। तो उसको वैसे मत पढ़ो कि यार ये इतना बोरिंग चैप्टर है, पूरा एनसीईआरटी है बेटा, पूरा एनसीईआरटी है इवोल्यूशन। ठीक है, और रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट रिप्रोडक्शन हो, एनिमल रिप्रोडक्शन हो, उससे बढ़िया क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स आते हैं। इसके अलावा जितने टॉपिक्स हैं, क्या मैम हमको उनको पढ़ना है? ऑफकोर्स पढ़ना है, डेफिनेटली पढ़ना है। मना तो मैंने किसी चैप्टर को किया ही नहीं आज तक कि तुम्हें नहीं पढ़ना। फर्क ये है कि तुम्हें इनको पहले पढ़ना है, उनको बाद में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इनका ज़्यादा वेटेज है। लिविंग वर्ल्ड को पहले पढ़ के बैठ जाओगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को पहले पढ़ के बैठ जाओगे, बेटा 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है उसमें। 1 से 2 नंबर लाना चाहते हो तो ऐसा पढ़ाई करो कि भाई पहले मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ लूँ, फिर उसके बाद मैं कम वेटेज वाले टॉपिक को पढ़ूँ। पढ़ना दोनों को ही है। ठीक है, चलो तो ये हमारे पास आ जाता है। डायग्राम्स की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। फ्लैश कार्ड या स्टिकी नोट्स दोनों आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैश कार्ड्स होते हैं स्मॉल नोट्स टाइप बना लो आप, उनको आप यूज़ कर सकते हो। स्टिकी नोट्स का आप यूज़ कर सकते हो, इंपॉर्टेंट जहाँ जहाँ है वहाँ आप इनको यूज़ कर सकते हो। चलो अगली बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर तुमको क्या करना है, इनऑर्गेनिक से बेटा एनसीईआरटी बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। बायो वालों की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वैसे भी अच्छी होती है ना, बेस्ड ऑन माय प्रीवियस एनालिसिस। बायो वाले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मास्टर होते हैं। तो अगर तुम अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अच्छी कर लोगे, तुम सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ो, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑटोमेटिक अच्छी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी एकदम। ठीक है, अगला आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आएंगे बेटा जी रिएक्शन, मैकेनिज्म। तो इनके ज़्यादा से ज़्यादा पीवाईक्यू सॉल्व करो, जितने हो सके ना इनके पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की है इसकी। ठीक है, तो ये अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इतनी रिएक्शंस आती हैं, तो वो रिएक्शंस को जितना लिख सकते हो उतना लिखो। स्क्रिबल, राइट इट डाउन, इरेज इट डाउन, राइट इट डाउन, इरेज इट डाउन, और लिखते रहो लिखते रहो। जितना लिखोगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी बेटा, ये चीज़ तो तय है ना। अगला फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला की एक शीट बना लो, है ना। फॉर्मूला की अगर तुम्हारे पास शीट रहेगी तो तुमको फायदा होगा, डेफिनेटली फायदा होगा उसको पढ़ने से। तो फॉर्मूला शीट बना लो, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करना शुरू कर दो। फिजिकल केमिस्ट्री है जो बायो वालों को ना, एक तो फिजिक्स और एक फिजिकल केमिस्ट्री, ये पी ही है जो अपनी परसेंटेज, अपनी नंबर को गिरा देता है। तो उसको अच्छा करने के लिए तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिजिक्स में भी फिजिकल केमिस्ट्री में भी। दोनों में प्रैक्टिस ही है, न्यूमेरिकल ही है, क्योंकि दोनों में, तो दोनों को ढंग से पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे हम। ठीक है, 2 से 3 चैप्टर पर वीक को लेके चलिए टारगेट। इस हिसाब से अगर आप पढ़ोगे तो आपका बढ़िया से स्कोर निकल सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स देख लो आप। ये आएगा स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है सबसे हायर वेटेज पे है। अगेन केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर है वो पढ़ना है फिर हमको, ये हायर वेटेज टॉपिक है। जीओसी हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्वांटम नंबर,
तो ये सारे जितने चैप्टर्स हैं ना, इनको तुम्हें तरीके से पढ़ना है, ये जो टॉपिक्स हैं इनको तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ना है, और बाकी जितने हैं फिर उनको तुम्हें नेक्स्ट लेवल पे लेना है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, इनके फॉर्मूलाज हैं जो लेके नंबर यही लेके जाते हैं बेटा। फिजिक्स में जितना हो सके फॉर्मूलाज को देख लो, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, है ना, रटने के बजाय फिजिक्स उसको एक बार समझ लोगे। हाँ मैं मतलब मेरे को पूरा यकीन है कि फिजिक्स को समझना बहुत मुश्किल है ना। मैं खुद एक बायो स्ट्रीम से हूँ, तो मुझे पूरा तुम लोग ऐसा मत सोचो कि यार मैम आप जो बोल रहे हो वो मुश्किल है, मैं जानती हूँ बेटा, बट अब एंड देखो, तुमको जब जीत मिलेगी ना तो तुमको ये सब बहुत ऐसे छोटी चीज़ लगेगी कि यार मैंने जब वो सक्सेस देख लिया ना कि हाँ यार इतना % आ गया मेरे, तो अब मुझे छोटी चीज़ लगेगी। तो तुम उस चीज़ को इमेजिन करके चलो। तो फिजिक्स आई नो डेफिनेटली वो हार्ड हो सकती है, पर अगर एक बार हम उसको समझ लेंगे ना तो शायद आसान बन जाए। तो एक बार उसको समझने की कोशिश करो, हर बार उसको हार्ड 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 बेकार 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 बोल के टालो मत, क्योंकि जितना तुम टालते जाओगे ना वो उतना ज़्यादा और ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता जाएगा, बर्डन बनता जाएगा, तुम नहीं पढ़ पाओगे आगे। तो प्लीज़ उसको ध्यान रखो, इतना ज़्यादा उसको ज़्यादा दिमाग में लो ही मत, उसको समझो, कॉन्सेप्ट समझो, फॉर्मूला समझो, क्वेश्चन करो, ख़त्म करो फिजिक्स। ईजी है तरीका, यही तरीका है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात करते हैं तो मैकेनिक्स, हाईएस्ट वेटेज मैकेनिक्स का आता है, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ऑप्टिक्स इंपॉर्टेंट है ना, थर्मोडायनेमिक्स और मॉडर्न फिजिक्स। तो इनका ये रेशियो रहेगा बेटा। और इसी तरीके से जो हायर वेटेज है, अगेन मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलो डेली प्रैक्टिस करनी है तुम्हें 30 से 40 क्वेश्चंस की, डेली रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए 30 से 40 क्वेश्चंस की, तब तुम आराम से पेपर निकाल सकते हो फिजिक्स का, ठीक है। चलो अब बात करते हैं उन बच्चों की जो बच्चे चाह रहे हैं कि मैम हमको समय बता दो, हमसे 8 की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, तो हमको बता दो आप परफेक्ट एक टाइम कि मैं इतनी बजे उठूँ, इतनी से इतनी बजे खाना पीना खाऊँ, इतनी से इतनी बजे पढ़ने बैठूँ। तो मैंने उस हिसाब से तुम्हारे लिए एक टाइम टेबल बनाया है। यहाँ जब तुम बीच बीच में जो गैप्स देख रहे हो वो इसके हैं कि जब तुम रिलैक्स कर लोगे, ठीक है। हर सब्जेक्ट को मैंने 2-2 घंटों में डिवाइड किया है ना, 2 आवर। सबसे पहले बायो लिया है, देखो सुबह सुबह जब तुम उठोगे 8 बजे कॉमन टाइम ना, 8 तो तुम उठ सकते हो, 8 ना ज़्यादा लेट है ना ज़्यादा मैंने तुमको जल्दी उठाया, ठीक है। तो मान लो अगर तुम 12 बजे भी सोते हो तो तुम 8 बजे उठ सकते हो, है ना। 8 से 10 बायो की एनसीईआरटी का रिविजन करना है, एनसीईआरटी हो गई या फिर नोट्स हो गए, एनसीईआरटी या नोट्स, ठीक है, दोनों को साथ में लेके चलो। बायो पढ़ने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि उसके एनसीईआरटी साथ में रखो, नोट्स साथ में रखो, जो टॉपिक नोट्स में पढ़ रहे हो एनसीईआरटी में मार्क करते जाओ, ये बेस्ट तरीका है बायो पढ़ने का, ठीक है। चलो अगला 11 से 1 बजे का टाइम रखा है बेटा जी केमिस्ट्री का, बीच में तुमको नाश्ते का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। नाश्ता तुम्हारा 10-15 मिनट का है, बट मैंने उसमें भी तुमको बोला है कि रिलैक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो दिमाग पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, जिसके कारण क्या होगा, जिसके कारण तुम एग्ज़ाम बुरा करके आओगे, अब मैं वो नहीं चाहती। तो इसीलिए मैंने बीच बीच में गैप्स दिया है। यहाँ पे भी देखो, अब तुम 1 बजे से 2 बजे का अच्छा खासा गैप है, 2 से 3 तुम्हें फिजिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्यों मैम हम पहले ये केमिस्ट्री कर लें या पहले मैं फिजिक्स कर लूँ फिर मैं बायोलॉजी कर लूँ? 2 से 3 वाले टाइम पे बायो मत रखना, है ना। 2 से 3 वाले पे बायो क्यों नहीं रखना, इसका भी रीज़न बता देती हूँ कि 2 से 3 और 4 वाला जो टाइम होता है ना, ये टाइम पे नींद बहुत आती है। फिर खाना वाना खाया हुआ होता है, मस्त आराम का माहौल होता है कि सो जाओ यार, क्या रखा है जीवन में, और अब तो धूप भी इतनी पड़ रही है, इसी में से चलाओ बढ़िया सो जाओ, ये चीज़ होती है। पर यही टाइम है जो तुम्हारा नीट का टाइम है। नीट का टाइम यही दोपहर वाला टाइम चुनते हैं, वो इतना बेकार। अब अगर तुम उस टाइम पे बायो पढ़ोगे ना तो तुम डेफिनेटली सो जाओगे, क्योंकि बायो है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। पर अगर तुम उस टाइम पे फिजिक्स को सॉल्व करोगे या फिजिकल केमिस्ट्री को सॉल्व करोगे तो तुमको भी पता है कि फिर अगर हाथ में पेन पेपर चलेगा ना बेटा, तो फिर उसके बाद दिक्कत नहीं है, फिर तो तुमको जागना पड़ेगा ही, फिर तुम सो नहीं सकते। तो इसीलिए मैंने ये जो 2 से 3 से 4 वाला जो टाइम रखा है, ये स्पेसिफिकली फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए रखा है। तो इसमें जितना हो सके ना फिजिक्स को सॉल्व करो। तो दोपहर वाला टाइम ना सबसे अच्छा टाइम होता है वो क्योंकि वो छुट्टियों में सोने वाला ये वाला टाइम होता है, उसको तुम फिजिक्स में लगा दो, ठीक है। बस 1 महीने की बात है,
1 महीने बाद सोना आराम से, ठीक है। बस 1 महीना बोल रही हूँ, बस 1 महीना तुम्हें वो जो समय है उसको फिजिक्स को दे देना है, ठीक है। चलो अगला, अब तुम्हें 4 से 6 बजे या जैसे भी फिजिक्स कंप्लीट हो जाती है उस टाइम पे तुम्हें रिकॉर्डेड क्लास या क्विक रिविजन देखना है। 1 शॉट नोट्स भी देख सकते हो आप इस दौरान, 1 शॉट्स भी देख सकते हो। और फिर 6 से 8 बजे मॉक टेस्ट, ये आपके ऑल्टरनेट डेज पे होगा बेटा, ठीक है। यानी आपने मंडे को दिया है तो वेंसडे को होगा, फिर उसके बाद फ्राइडे को होगा, और इस तरीके से आप ऑल्टरनेट डेज पे मॉक टेस्ट कीजिए। मॉक टेस्ट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हर मॉक टेस्ट के बाद एरर रिव्यू, ठीक है। मैं तो कहती हूँ कि जब तुम ये न्यूमेरिकल्स या कॉन्सेप्ट या क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो ना, तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके हर रात एक बार सोने से पहले बस वो एरर्स को लिख लेना। ज़्यादा हार्ड काम नहीं है, बस एरर्स को लिख लेना कि यार ये मैंने गलती की थी, ये मैं गलती कर सकता हूँ, ये गलती मेरे से पहले एक टेस्ट के अंदर हो गई थी, बस ये एरर लिख लेना। एरर एक बार लिख लोगे तो वो तुम्हारा वो स्मॉल नोट्स तैयार हो जाएंगे फाइनल वीक के लिए। तो ये था बेटा आपका पूरा स्ट्रैटेजी एनालिसिस, कि आपको इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कि शेड्यूल में बंधना तो आप वैसे बंध सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है मॉक टेस्ट आपको देने ही है हर दूसरे दिन, हर दूसरा एज एन ऑल्टरनेट डेज, ठीक है। आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट सीरीज का आप यूज कर सकते हो, जिसमें हमने AINTS लेके आया है, ऑल इंडिया नीट टेस्ट सीरीज है, तो आप उस पर भी जा सकते हो, उसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी उसको भी। पोस्ट टेस्ट एनालिसिस, यानी आपको क्या करना है, रिजल्ट देखना है, एरर देखनी है। इसमें आपको एरर देखनी है बेटा, क्योंकि जितना एरर निकालोगे उतना क्या होता जाएगा, लास्ट मिनट में वो जो अपना शॉर्ट नोट्स तैयार होंगे, ठीक है, वो इस एरर से होंगे। कंसेप्चुअल क्वेश्चंस को देखना है, सिली एरर्स को देखना है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स को देखना है। तो यही एरर्स है जो तुम करोगे डेफिनेटली, और इन्हीं को तुम्हें सुधार लेना है, ठीक है। तो गलतियां करो, सुधार लो उसको तुरंत, लिख लो उसको तुरंत, ताकि अगली बार ना कर पाओ, ठीक है। चलो अब देखो, एक और तरीका बता देती हूँ कि अब टिप्स, कुछ टिप्स, क्योंकि कई बच्चे ऐसा होता है कि मैम कुछ ऐसी टेक्निक बता दो कि हम और अच्छे से पढ़ पाएँ, है ना, कंसंट्रेशन की कोई टेक्निक बता दो। तो उसके लिए देखो, पहला तरीका है 80-20 रूल। अब इस रूल के बारे में तुम सब शायद जानते होंगे, कुछ नहीं जानते तो वो ये जान लो कि एक होता है बेटा अपने पास 80% सिलेबस, एक होता है 20% सिलेबस, ठीक है। 80% सिलेबस वो होता है जिसके अंदर तुमने पूरी पढ़ाई कर ली, तुम्हें पूरा आता है कि भाई मेरे को यहाँ से कुछ भी पूछ लो, 80% सिलेबस मुझे पूरा का पूरा आता है। 20% वो होता है जो तुमको नहीं आता है, ठीक है। बच्चों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वो इस 20 के पीछे रोते रहते हैं, मुझे वो 20% नहीं आता, मुझे वो टॉपिक नहीं आता यार, शिट अगर उससे क्वेश्चन आ गया तो मैं क्या करके आऊँगा, ये गलती करते हैं वो। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें इसको ना देखते हुए इस 80% को देखना है। ये तुम्हारा स्कोरिंग होना चाहिए, ये 80% तुम्हारा इतना बढ़िया प्रिपेयर होना चाहिए कि यार अगर इससे क्वेश्चन बनाना तो मेरा गलत नहीं होगा। टॉपिक्स को ऐसे तैयार करो कि अगर इससे क्वेश्चन बनता है, उस 80% से अगर क्वेश्चन बनता है तो मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 20% वाला गलत हो सकता है, 20% वाला मैंने पढ़ा ही ऐसे ही है, ठीक है। तो 20% वाला गलत हो सकता है, 80 वाला गलत कभी भी नहीं होगा। ये चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला आता है पोमोडोरो टेक्निक। ये मैं हमेशा बताती हूँ कि एक एम्बियंस म्यूजिक करके होता है। एम्बियंस म्यूजिक में ना लिरिक्स नहीं आती, मतलब जैसे कई बच्चे ऐसे होते होंगे, मतलब मैं भी ऐसे ही करती थी, जब म्यूजिक सुनते हो ना आप तो यू स्टार्ट सिंगिंग सॉन्ग, है ना। जब आप गाना सुनते हो तो आप उसके साथ गाने लग जाते हो, तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है, गाना गाने चाहिए। बट पढ़ाई के टाइम पे फोकस लर्निंग, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए तुम क्या कर सकते हो कि एम्बियंस म्यूजिक चलाओ, जिसमें क्या होगा, सिर्फ बैकग्राउंड में एक है ना, एक सिंपल सा म्यूजिक की ट्यून चलती रहेगी, ठीक है। अब तुमको करना क्या है कि वो जो सिंपल ट्यून चल रही है ना, उस ट्यून को बस सुनते जाओ और उससे तुम्हारा कंसंट्रेशन बिल्ड होगा। और ये बेस्ट काम तब करेगा जब तुम फिजिक्स के लिए इसको यूज कर सकते हो और फिजिकल केमिस्ट्री, क्योंकि इन्हीं दोनों में न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए ना वो दिमाग बड़ा खपाएंगे, बहुत दिमाग खपाएंगे, है ना, बहुत दिमाग
को खराब करेंगे। तो उसके लिए बेटर ये है कि तुम जितना हो सके इस म्यूज़िक को सुनो, और म्यूज़िक को सुनते सुनते तुम जब उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने बैठोगे तो बहुत आराम से सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारे दिमाग पे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। यूट्यूब वन शॉट जो मैं हमेशा बोलती हूँ, यूट्यूब एक बहुत अच्छा सोर्स है कि तुम वन शॉट्स अगर देखते हो तो ज़्यादा 15, 16, 12 घंटे के वन शॉट नहीं देखने, हमको सिंपल वन शॉट देखने हैं जो 5 से 6 घंटे लास्ट करें, क्योंकि भाई आगे हमको 6 घंटे खुद को भी देने, खुद भी पढ़ाई करनी है। तो सेल्फ स्टडी इज की टू सक्सेस, बट आपको हेल्प करने के लिए यूट्यूब इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो यूट्यूब एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बट कुछ समय के लिए ही उसको यूज़ करो, कंटिन्यू मत यूज़ करो, ठीक है। चलो, स्टे हेल्दी। हेल्दी क्यों? क्योंकि अच्छा खाओ, अच्छा तभी दिमाग अच्छा चलेगा। हाइजीन रखो, तो वो बेस्ट चीज़ है। 7 आवर्स स्लीप जो मैं अभी बता चुकी हूँ, 7 to 8 आवर्स स्लीप इज़ कंपलसरी। अगर आप नहीं सोते हैं तो सोना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर तुमने ये स्टेप्स अपना लिए हैं तो डेफिनेटली तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। तुमको नीट में आराम से परसेंटेज मिलेगी बेटा। कोई भी नहीं है जिसको अगर वो मेहनत करे तो उसको सक्सेस नहीं मिलती। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं जाके तुम्हारे अच्छी परसेंटेज बनेगी, है ना। तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए, इसको ढंग से चीज़ों को फॉलो करिए। स्केड्यूल मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। AINTS का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, और इसके साथ अगर आप वन शॉट सीरीज देखना चाहते हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो इसको स्किप मत करना, जल्दी से इन सभी चीज़ों को देख लो और इस तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब 1 ही महीना बाकी है। अगर तुम्हें नीट में 650 प्लस स्कोर करने हैं तो तुम्हें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे। आप एकेडेक्सल जो है आपके साथ हमेशा है, तो आप लोग प्लीज़ वीडियोस भी देख सकते हो। तो जितना आपको कंटेंट जो आपके लिए एजुकेशनल कंटेंट है वो इस पर फ्रीली अवेलेबल है, आप आराम से उसको एक्सेस कर सकते हो। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे।